नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य भर में फिट फॉर इंडिया फिट फॉर अरुणाचल मैराथन रेस का शुभारंभ। भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील। वेस्ट कामेंग जिले के बोमदीला, अपर सुबनसिरी जिले के दुमपोरिजो सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आयोजित फिट फॉर इंडिया फिट फॉर अरुणाचल मैराथन रेस में सभी वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को किया गया सम्मानित। देश भर में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 77.32%। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दर्ज किए गए 139 नए मामले और 101 मरीज हुए स्वस्थ। भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा आज से राज्य भर में फिट फॉर इंडिया फिट फॉर अरुणाचल मैराथन रेस आयोजित किया जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग के नेतृत्व में ईटानगर में आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन में मौजूद बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए श्री रिजिजू ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से दौड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ब्यूराम वागे, सांसद तापिर गांव, विधायक जिग्नू नामचुम सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। फ्रीडम रन टुडे बधाई देता हूं। मेरा गुड विशेस है सबको कि आप फिट रहिए, मस्त रहिए, हेल्थ अच्छा रहिए। हम फिट तो इंडिया फिट, और हम फिट तो फिर परिवार सबको भी मदद मिलेगा। इसलिए आप लोग फिट रहें, मेरा शुभकामनाएं हैं। नहीं, हम लोग का आज का मेन मकसद था, आज का टॉकिंग पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंस वही है कि आदमी फिट रहना है, और हम लोग उसी कैसे फिट रहना है उसको हम लोग दिखा रहा है कि या जॉगिंग से हो या कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट, इसी तरह से आदमी जो फिट रहना है। तो प्रदेश की जितने भी हमारा युवाएं, बहनों, जितने भी माताएं बहनों, सभी को मैं इस मुहिम में जोड़ने के लिए मैं सभी को अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जाकर 15 अगस्त से शुरू हुआ और ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को ये खत्म होगा। तो इसमें सभी लोग फिट रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की वेस्ट कामेंग जिला इकाई द्वारा आज बोमदीला में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया गया। इस दौड़ में करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में गणेश छेत्री ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि जॉन चिरोजू और कमल चिरोजू ने तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग ने मिस लुंगटेन जांगमू ने पहला, अनु कुमारी ने दूसरा और निकिता सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। आपको भी एक तो सबसे पहले आप पापुमपारे जिले के किमिन में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की 10वीं बटालियन द्वारा कल शिक्षक दिवस पर 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत आयोजित इस दौड़ में ITBP के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को बल के द्वारा सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां। अभी जीता लो। आर्यन यादव, मास्टर निखिल कुमार।
इधर अपर सुबनसिरी जिले के दुमपोरिजो में आज आयोजित फिट फॉर इंडिया फिट फॉर अरुणाचल दौड़ में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इसका शुभारंभ करते हुए स्थानीय विधायक रोदे बुई ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से टहलना या दौड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में फिट इंडिया अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम से लोगों के बीच स्वस्थ रहने के लिए योग और फिट इंडिया रन के प्रति झुकाव बढ़ा है। यही देना चाहते हैं कि हम पीठ में रहे, हमारा शरीर पीठ में जब रहेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे पढ़ाई में हो। सबसे पहले हमारा शरीर पीठ होना है। इसीलिए आज ये संदेश मैं हमारे अपर सुबनसिरी के लोगों को और अरुणाचल के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा, आप पीठ में रहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 73,640 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने की संख्या अब लगभग 32 लाख हो गई है। ठीक होने का प्रतिशत 77.32 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96 रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुनी हो गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाले मृत्यु दर 1.72% है। राज्य में कोविड संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को कोविड संक्रमण के 139 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 16 मामले सिम्टोमेटिक पाए गए हैं। नए आए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 58 मामले, वेस्ट सियांग से 13 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि लोंगडिंग, पापुमपारे और तवांग से कोविड संक्रमण के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर शनिवार तक कोविड के 101 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक राज्य में 3,300 से ज़्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,525 कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। कोविड जांच के लिए अब तक 1,83,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने भी उनके संपर्क में आए लोगों से कोविड जांच कराने का अनुरोध किया है। उधर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना ने राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विधानसभा के सभी सदस्यों से अपना कोविड टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। राज्य विधानसभा परिसर में मंगलवार 8 सितंबर को कोविड जांच के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर वेस्ट सियांग के आलो में जिला प्रशासन ने 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां पर एक डीजे पार्टी के बाद कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने यह ऐलान किया है। इधर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल ईटानगर के चिकित्सक डॉक्टर तामार पालिंग ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाई गई मेडिसिन रिमेडिवायर का मरीजों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है और इस समय अस्पताल में 3 मरीजों की स्थिति गंभीर है। 16 अगस्त को हमने शुरू किया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी टोटल हमारा अंदर 50 पेशेंट एडमिट हो चुका है और 50 पेशेंट हमने ट्रीट कर चुका है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेप्पा से, दापोरिजो से, तवांग, बमदीला, हर जगह से आ रहा है। अभी तक हमने 5 CS सीजरियन सेक्शन और 1 नॉर्मल डिलीवरी, तो 2 नॉर्मल डिलीवरी और 5 CS सीजरियन सेक्शन कर चुका है, जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से या रिफर किया है। तो अभी तक जो हमारा काम है हम तो ठीक से कर रहा है और मेडिसिन जो भी अवेलेबल, जो भी गाइडलाइंस से जो मेडिसिन है वो सब अभी अवेलेबल है। 15-16 जैसे पेशेंट को हमने इंजेक्शन रेमडेसिविर दे चुका है और कुछ इम्प्रूव होकर डिस्चार्ज हो गया। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास वेरी क्रिटिकली 3 पेशेंट हैं जो कि प्रोग्नोसिस बहुत ही खराब है। राजधानी ईटानगर के विवेक विहार युवा संगठन ने हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए लोगों के साथ मिलकर
महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संगठन का कहना है कि विवेक विहार क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से विचार विमर्श के बाद सभी के सहयोग से क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत किया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस, LPG सिलेंडर, अग्निशमन वाहन सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन आसानी से क्षेत्र में प्रवेश कर सके। युवा संगठन का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग का इंतजार न करते हुए करीब 3 महीने से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का निर्णय लिया गया। वासी है, हम सब ने मिलकर फाइनली एक डिसीजन लिया कि डिपार्टमेंट को रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। उसका तो कब बनेगा, लेकिन अभी अगर ऊपर में भगवान ना करे कोई इंसिडेंट होता है, जैसे फायर इंसिडेंट होगा, तो फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता नहीं है, गार्बेजेस गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है, आपका गैस गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हम सब ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जितना भी जो हम लोग से बन पड़ता है हम सब करेंगे, और जो हमारे कॉलोनी के एल्डर्स और उसके बाद यहाँ के जो वेल विशर्स हैं, जो अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है हम सबको, और हम सब ने भी मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम सब मिलकर फाइनली अभी ये रोड को 407 फायर ब्रिगेड गाड़ी जाने तक हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए इस सूची में 29वें रैंक पर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल एक समारोह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी की। समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। As a destination, India with all its states stands out as a law-abiding but yet a very good destination for investment. We have a one product, one district program and will soon be unveiling a program where every district in the country will be focusing all its energies to expand the outreach of their production, of their special products, not only to the length and breadth of India, but to the entire world. इस महीने की 12 तारीख से 80 नए विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां शुरू की जाएगी। रेलवे ने बताया कि रेल यात्री इन नई गाड़ियों के लिए 10 सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। विभिन्न हिस्सों में आवागमन के लिए रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है। लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है, जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
एक तरफ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जहां नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं वैज्ञानिक भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। CSIR और CMERI ने मिलकर दुर्गापुर में एक विशाल सौर वृक्ष तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSIR CMERI द्वारा अपने आवासीय परिसर में सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। इस सौर वृक्ष को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे कम से कम क्षेत्रों में अधिक से अधिक सोलर पैनल को लगाया जा सके। इस सोलर ट्री में 35 सोलर पैनल लगे हैं और प्रत्येक की क्षमता 330 वाट है। इस सोलर ट्री से 11.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे एक साल में करीब 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ बिजली उपलब्ध होगी। इसमें करीब 40 से 45 यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और अगर एनुअली देखा जाए तो ये 12,000 से 14,000 यूनिट एनर्जी देता है। जिसको कैलकुलेट करते हैं तो 330 वाट का पैनल है और 35 पैनल ऐसे लगाए गए हैं। इसके कारण ही हम कह रहे हैं कि 11.5 किलोवाट ये पीक एनर्जी देता है किसी मोमेंट में। प्रत्येक सौर वृक्ष में जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन के दौरान वायुमंडल के लिए पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में 10 से 12 टन CO2 उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है। इसके अलावा अतिरिक्त उत्पन्न ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रत्येक सौर वृक्ष की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। इस तरह के सौर वृक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। कुछ फार्मर्स को ये सोलर ट्री सब्सिडाइज रेट में देते हैं या किसी स्कीम में देते हैं, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिशन है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का 2022 तक, वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। इस सौर वृक्ष में IoT आधारित सुविधाएं हैं, जिससे कृषि क्षेत्रों में 24 घंटे CCTV निगरानी, वास्तविक समय पर आर्द्रता की स्थिति, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी के विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। CSIR CMERI द्वारा विकसित इस सौर वृक्ष से कृषि क्षेत्र में डेटाबेस प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ये सौर वृक्ष ऊर्जा विश्वसनीय और भारत को कार्बन रहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।